के लिए निकली तो ईडी के कुछ अफसर मेरे घर में आए। उनके नाम मैं आपको बता दूं, डिप्टी डायरेक्टर रवीश भारद्वाज, असिस्टेंट डायरेक्टर मयंक अरोड़ा, ये दोनों ईडी से हैं, विकास कुमार एनफोर्समेंट ऑफिसर, वरुण कुशवाहा एनफोर्समेंट ऑफिसर, मनीष असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, रजनी और हरिशंकर सिपाही, 6 सीआरपीएफ का स्टाफ वगैरह वगैरह। और इनको हमने घर में दाखिल किया। इन्होंने कहा साहब हम आपकी तलाशी लेना चाहते हैं घर की। मैंने कहा घर आपके लिए खुला है, आप तलाशी लीजिए। इन्होंने मेरे घर में तलाशी लेनी शुरू की। मेरी छोटी बेटी नर्सरी में है तो वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई थी, लिहाजा हमने कहा कि इसको स्कूल भेज देते हैं, बच्ची घर पे रहेगी तो थोड़ा ठीक नहीं लगता। और उसके बाद जो है हमारे घर की तलाशी का अभियान शुरू हुआ। पूरा घर इन्होंने ढूंढा, अलमारी, कपड़े, ये वो जो भी है। और उसके बाद मुझे लगता है कि 10-11 बजे या शायद 11:30 बजे होंगे, इन्होंने ढूंढांड, इनकी दूसरी टीम ढूंढांड करने लगी मेरे घर में। और जो असिस्टेंट डायरेक्टर साहब हैं मयंक जी, मिस्टर मयंक अरोड़ा, और इनके साथ जो इनके एनफोर्समेंट ऑफिसर थे विकास कुमार, ये मेरे साथ बैठ गए और बोले कि सर हमें आपकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी है। मैंने कहा ठीक है जी, कर लीजिए मेरे स्टेटमेंट रिकॉर्ड। और ये मयंक अरोड़ा जी अपने लैपटॉप के साथ स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने बैठ गए। इनके पास करीब 43 क्वेश्चन थे, 43। इन्होंने एक एक करके मेरे से प्रश्न पूछे। मैंने बिल्कुल तसल्ली से, आराम से हर प्रश्न का जवाब दिया लास्ट तक। प्रश्न होते 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 7, सवा 7 बज गए होंगे। बीच में 6 बजे के करीब इनका एक आदमी मेरे यहाँ ग्राउंड फ्लोर पे, जहां हमारे पिताजी का एरिया है और हमारी बैठक है, वहां पे पुराने कागज कुगज रखे थे, वो वहां पे ढूंढ मचा रहा था। तो मैं तो ऊपर था, तो वो आया कि सर मेरे को कुछ मिल गया। सबकी जो है चेहरे पे खुशी की एक लहर दौड़ पड़ी कि भाई कुछ मिल गया। वो आया सामान ऊपर की, क्या आया? वो था दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस बेंच के सामने दायर किया हुआ एक डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ का हलफनामा एफिडेविट, जो कि अपने आप में पब्लिक डॉक्यूमेंट है। तो वो इसको पढ़ने लगे और फिर उन्होंने बोला कि सब देखो। तो मैंने कहा अरे वाह, मैं इसी को तो ढूंढ रहा था इतने दिनों से, ये मुझे मिल नहीं रहा था। ये मैं ढूंढ ढूंढ के परेशान था और मैंने सोचा नहीं था वहां बैठक में पड़ा होगा मेरे, और ये बेचारे ढूंढ लाए इसको। तो मैंने कहा यार एक काम करो, अब जो मैंने तुमको जो जवाब लिखवाया ना, उसके अंदर सबूत भी ऐड कर लो। इसमें सारे मेरे मिनट्स लिखे हुए हैं। इन्होंने मेरे ऊपर जो जो इल्जाम एफआईआर के अंदर लगाए हैं, उन सब के विषय में उसके विपरीत जो मेरी बाकायदा रिटन डायरेक्शंस हैं, वो इसके अंदर मिनट्स ऑफ मीटिंग के तौर पे मौजूद है। अब मैं मंत्री रहा नहीं, मेरे पास डॉक्यूमेंट सारे थे नहीं, तो मैं बड़ा परेशान था यार, ये सारे डिसीजन तो मैंने ले रखे और ये इसके विपरीत मुझे फंसाने के चक्कर में। तो मैंने कहा भाई एक काम करो, ये वाला भी ऐड कर देंगे। तो कह रहे हाँ सर वो तो करो, वो तो वैसे भी हमें आपसे एक प्रश्न और पूछना है कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अंदर डिले हुई, उसमें आपकी क्या जिम्मेदारी थी? क्या आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई या नहीं निभाई? तो मैंने कहा लिखना शुरू करो। और मैंने कहा कि भाई ऐसा है, 9 मार्च को मैं मंत्री बना, अस्पतालों के विषय में देरी हो रही है, उसके विषय में पहली मीटिंग मैंने 22 मार्च को कर डाली। ये रही, 9 मार्च को मंत्री बना, 22 मार्च को मैंने मीटिंग करी, उसके बाद अप्रैल में करी, फिर उसके अगले महीने करी, उसके कई मीटिंगों की मतलब लाइन लगी हुई है मीटिंगों की मेरी, और सब में डायरेक्शन दी हुई है मैंने, ये करो ये करो ये करो, जल्दी करो, ऐसे करो वैसे करो, ये करो। तो सब वो टाइप हो गया। उसके साथ मैं एक और पूरा का पूरा पैराग्राफ उसमें लिखवा चुका था कि ये पूरा का पूरा मामला फैब्रिकेटेड है,
झूठा है और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करके मुझे फंसाने की कोशिश की है और इसके सबूत मेरे पास है। आई हैव एविडेंस। मैंने उनको कहा मेरे पास ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जिसके अंदर क्या क्या हुआ, कैसे अफसरों को डायरेक्शन दी गई, कैसे डायरेक्शन पे अफसरों ने मुझे फंसाने की कोशिश की। एलजी के अपने दफ्तर में, उनकी मीटिंग में, जहां पे चीफ सेक्रेटरी थे, हेल्थ सेक्रेटरी थे, सर्विसेज के अफसर थे, सर्विसेज सेक्रेटरी थी जो कि एसीबी के हमारे चीफ की पत्नी है, वो सब मौजूद थे। मेरे पास वहां का भी एविडेंस है कि उस मीटिंग में क्या क्या हुआ। एलजी ऑफिस का भी है और मैं इसमें लिख रहा हूं। तो सर दे दो, तो मैं कहा कोर्ट पे दूंगा। कह रहे सर ये लिख दो, मैंने कहा लिख दो। आई विल सबमिट इट टू द कोर्ट एट अप्रोप्रिएट स्टेज। तो जी हो गया। 7:45 के करीब बज गए, एविडेंस रिकॉर्ड हो गया, पंचनामा बन गया कि जी क्या क्या यहां पे बरामदगी हुई, उसका पंचनामा होता है। पंचनामे के अंदर सीजर में लिखा गया 2 चीजें मेरे घर से बरामद करी गई, 2 कागज। एक हलफनामा है मेरा एमएलए का, जो मैंने इलेक्शन लड़ा 2025 में, जो मैंने इलेक्शन कमीशन को जो हलफनामा दिया वो बरामद हुआ। और वो बरामद कैसे हुआ वो भी मैं बताता हूँ। इन्होंने मुझसे पैन नंबर क्या है, आधार नंबर क्या है। मैंने कहा यार वो तो मेरे फ़ोन में है और फ़ोन तुमने ले लिया मुझसे। तो मैंने अपनी बीवी को कहा कि वो निकाल के लाओ एफिडेविट, वो जो इलेक्शन कमीशन वाला था उसमें सारी डिटेल है कि मेरे पास कितनी गाड़ी है, मेरे पास कितना घर है, क्या है, वो एग्जैक्ट है। तो मैं इसमें से पढ़ पढ़ के बता रहा था उन्हें और उन्होंने इसी को सीज करके कह दिया ये एक इनक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट है। मतलब ये वो डॉक्यूमेंट है, ये पंचनामे में लिखा है उन्होंने इसके बारे में, ये मेरे द्वारा दिया गया इलेक्शन कमीशन को एफिडेविट जो पूरी दुनिया को पता है और वेबसाइट पर डला हुआ। ये मेरे खिलाफ इनको एक इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस मिला, डॉक्यूमेंट मिला 20 पन्नों का, जो पंचनामे अभी आपको देंगे तो उसमें कहेंगे 20 पन्नों का इनक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट मिला, वो ये है 20 पन्ने। ठीक है जी। दूसरा ये हलफनामा है हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ ने दिया है, डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ ने। ये मेरे घर से मिला, इसको पंचनामे में डाला गया। उस पंचनामे पे पंचों के सिग्नेचर किए गए। पंच कौन होते हैं? एक्चुअली वो इंडिपेंडेंट विटनेस होते हैं, कागजों में होते वो इन्हीं के आदमी हैं, करते वो वही हैं जो ईडी का अफसर उन्हें कहता है। और उसका एविडेंस भी मेरे पास है। मैं ये भी साबित कर दूंगा एविडेंस के साथ कि ये जो पंचों का नाटक हो रहा है इस पूरे देश के अंदर, ये पूरी नौटंकी है और ये दलाली चल रही है देश के अंदर। ये मैं साबित करूंगा। आई हैव एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। तो उस पंचनामे पे दस्तखत कराए गए, पंचों के दस्तखत हो गए, ईडी वाले अफसरों के हो गए, मेरे हो गए। अब स्टेटमेंट पे साइन होना था। ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर मयंक अरोड़ा ने, अगर मैं झूठ बोलूं तो इस चीज के लिए मुझे जेल हो जाए, इस चीज के लिए जेल हो जाए अगर मैं आज झूठ बोल रहा हूं। यहां पे मैं अपने आप को बाउंड कर रहा हूं इस चीज के लिए। ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर मयंक अरोड़ा ने मेरी स्टेटमेंट को अपने लैपटॉप से गूगल ड्राइव और व्हाट्सएप पे कहीं शेयर किया, किसी वकील को शेयर किया या किसी अफसर को शेयर किया, मुझे नहीं मालूम, या एलजी ऑफिस में शेयर किया। मेरे सामने शेयर हुआ, मेरे वाईफाई से शेयर हुआ। ये मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। ये सब चीजें फॉरेंसिक एविडेंस में मिल जाएंगी, सब चीजें। मेरा स्टेटमेंट जो मैंने 43 प्रश्नों के जवाब दिए और एक 44वां ऐड किया इन्होंने लास्ट में, उसको इन्होंने किसी अफसर से शेयर किया, जिससे भी शेयर किया, और फिर इन्होंने इंतजार किया। फिर वहां से इनको वापस आया
और डॉक्यूमेंट के ऊपर मार्क करके मेरे पास लेके आए हाईलाइटेड कि साहब ये हटाना पड़ेगा आपको स्टेटमेंट से। स्टेटमेंट मेरा, मैं दे रहा हूं स्टेटमेंट सेक्शन, भाई इसको काटते रहना, सेक्शन 17 का स्टेटमेंट क्या होता है, जो स्टेटमेंट के ऊपर सबसे ऊपर लिखा जाता है कि ये पीएमएलए सेक्शन 17 का स्टेटमेंट है, लिहाजा जो आदमी इस स्टेटमेंट को दे रहा है ये स्टेटमेंट उसके खिलाफ भी कोर्ट में इस्तेमाल हो सकता है। मतलब ये कानून में कहीं नहीं है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, मगर ये भारत के इकलौते कानून में ये है कि मेरा दिया हुआ स्टेटमेंट ही मेरे खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है, पीएमएलए सेक्शन 17। और ये स्टेटमेंट ऑन ओथ है, और अगर मैं इस स्टेटमेंट में झूठ बोलूंगा तो मुझे ही जेल भेज दिया जाएगा क्योंकि मैंने झूठ बोला। तो मैं ओथ पे दे रहा हूं। मैंने कहा असिस्टेंट डायरेक्टर साहब ये स्टेटमेंट मेरा है, मैं ओथ पे दे रहा हूं सेक्शन 17 में, मैं जो चाहूंगा वो दूंगा ना, आप कोई ना इसमें से काट दोगे, आप कैसे हटा दोगे इसके अंदर से स्टेटमेंट। कह रहे सर समझो, हमारे को भी तो प्रोफेशनल दिखना है। मैंने कहा क्या मतलब हुआ। कह रहे सर ऐसे कोई ना जो आप कहोगे मैं लिख सकता हूं। मैंने कहा फिर क्या लिखोगे आप। कह रहे नहीं सर जो मुझे ठीक लगेगा मैं वो लिखूंगा। मैंने कहा वाह भाई वाह, हम घास खाते हैं। मतलब मेरा स्टेटमेंट भी ईडी का असिस्टेंट डायरेक्टर तय करेगा किसी तीसरे आदमी को भेज के कि सौरभ भारद्वाज अनोथ क्या कह रहे हैं। मैंने बहुत प्यार से बात की, मेरी पत्नी सामने बैठी थी, सर सर कह के। मैंने कहा सर ऐसे कोई ना होता है, ये स्टेटमेंट मेरा है। नहीं, मेरे प्रोफेशनलिज्म के ऊपर बात आ जाएगी सर, ऐसे कोई ना होता है, मेरे को सीनियर्स को भी तो जवाब देना है। मैंने कहा ये आप इस पर लिख दो कि आपने मुझे 3 बार वार्निंग दी कि ये हिस्सा हटा लो अपने जवाब में से, और मैंने आपकी वार्निंग नहीं मानी और मैं इस चीज पे अड़ा रहा कि ये हिस्सा जाएगा, मेरी स्टेटमेंट है और मैं उस पर साइन कर दूंगा। भाई इसमें आप भी बच जाओगे, आपके अफसर आपके पीछे नहीं पड़ेंगे। कह रहे सर ऐसे कोई ना होता है। मैंने कहा फिर कैसे होता है। कह रहे सर अच्छा एक काम करता हूं मैं आता हूं। फिर अफसरों से उन्होंने ये जो 8 बजे से जो 2 बजे तक हुआ है, जो बाहर खबर आ गई थी कि सब हो गया अब आने वाले हैं, और आते आते जो बारात रुक गई, जो ससुराल ही नहीं पहुंची, वो इसलिए रुक गई दोस्तों क्योंकि 8 बजे से 2 बजे तक इन्होंने किस किस को कॉल किया है इसकी जांच होनी चाहिए। मयंक अरोड़ा 8 बजे से 2 बजे तक किससे इतनी बातें कर रहे थे। कोई शादी का रिश्ता तय कर रहे थे। क्यों इतनी बातचीत की जा रही थी। क्योंकि मेरे स्टेटमेंट को मैनिपुलेट करने के लिए मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर लगातार प्रेशर बनाया गया। मेरे फैमिली को यह अंदेशा दिया गया कि अब रात भर रुकेंगे और लेके जाएंगे। मैंने भी पत्नी को कहा भाई ये मेरे वकील के नंबर है, इनसे बात कर लेना सुबह। और पूरा का पूरा माहौल, ये लोग इतने तेज और इतने मजे हुए खिलाड़ी हैं, ये आपको साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट करते हैं और आपके पूरे परिवार को मैनिपुलेट करते हैं। कोअर्जन, थ्रेट, ब्लैकमेलिंग, ये ईडी की कैरेक्टरिस्टिक है। ये मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं और सबूतों के साथ दे रहा हूं कि आपको डराया जाता है, धमकाया जाता है जेल के नाम से, अरेस्ट के नाम से, और इनकी जो मर्जी है वो स्टेटमेंट में मैं दे दूं। मैंने कहा सर मैंने एलएलबी किया हुआ है और ये जो इतनी मोटी क्रॉस एग्जामिनेशन की किताब दिख रही है नहीं, मैंने पढ़ी है, ये मैंने पढ़ी है। मेरी बीवी वहीं खड़ी थी, कह रहे तुम इसे ले जाओ, ये वैसे भी घर पे नहीं रहता। तो उनको लगा ये तो इसकी बीवी भी इससे पल्ला छुड़ाना चाह रही है। और बेटी कह रही पापा विल दे अरेस्ट यू। मैंने कहा बेटा सो जा। कह रहे बट आई हैव टू बिकम फेमस। वो मुझे, मेरी बेटी क्या कह रही है 11 साल की, कि पापा जब अरेस्ट करके ले जाएंगे ना तो मुझे अपने साथ रख लेना, तो मेरी वीडियो ना पूरे स्कूल में चली जाएगी, तो आई विल बिकम फेमस। यहां बाप को जेल हो रही है, बच्चे फेमस होने के चक्कर में। तो क्या किया फिर भाई साहब, 2 बजे तक इन्होंने पूरा जोर लगा लिया, ये कर लिया वो कर लिया। तो मैंने कहा यार तुम्हें जो करना करो, मैं सो रहा हूं।
मैं जाके कमरे में अपना ज़मीन पे बेड लगा के मैं सो गया। फिर 10 मिनट बाद ही दोबारा आए मेरे पास, कह रहे सर कुछ बात कर ले। कर लो। मैंने एक स्टेटमेंट बनाया आपके लिए, इन्होंने एक स्टेटमेंट बनाया मेरे लिए, आप ही का है, मगर उसमें से मैंने इररिलेवेंट हटा दिए। मेरे स्टेटमेंट से मैं इनको जो नापसंद है ईडी को, वो इन्होंने हटा दिए, खुद ही हटा दिए, और कह रहे आप इसको साइन कर दो। तो मेरी बीवी क्या बोली, कह रही भैया जो हमारे घर मेड है ना रीना, वो भी नहीं करेगी, इतना पागल कोई होता है। इन्होंने अपने डिप्टी डायरेक्टर से मेरी बात कराई 2 बार, रवीश भारद्वाज जी से। उन्होंने मुझे सटल वे में समझाने की कोशिश करी कि सर ये आपके लिए अच्छा है कि जो हम कह रहे हैं उसी पे कर दीजिए, हम भी आपका अच्छा ही चाहते हैं। अफसर भी कह रहे हैं हम आपका अच्छा चाहते हैं। मैंने कहा आपका ये काम ही नहीं अच्छा चाहना, मेरा वकील मेरा अच्छा चाहता है, आप तो मुझे जेल ले जाना चाहते हैं, मुझे मालूम है ये बात, और आपकी राय मुझे माननी नहीं है, आप मुझे एडवाइस करने वाले कोई नहीं है, मेरा लॉयर मुझे एडवाइस करेगा, मैं उसकी एडवाइस पे चलूंगा। आप तो मेरे खिलाफ खड़े हो गए कोर्ट में, आप तो मेरे खिलाफ खड़े हो गए, आपकी राय में कैसे मान लूं? तो अब बात आती है सबूतों की कि सबूत क्या है सौरभ भारद्वाज के पास। तो दोस्तों, एक मुझे ईडी वालों से बहुत सख्त शिकायत है और घर में परिवार वालों को भी है कि भाई ये जो 13 ठिकाने मेरे जहां छापे पड़े हैं, ये कम से कम मुझे तो बताया जाए कहां हैं, मैं कब्जा तो लूं उनके। भाई मेरे 13 ठिकानों पे कल छापा पड़ा और मुझे ही कब्जा नहीं दे रहे, और कम से कम मेरे को कब्जे में तो दो वो ठिकाने, मैं बेचूं उनको, डिस्पोज ऑफ करूं, या ईडी उनकी पावर ऑफ अटर्नी बना के दे मेरे नाम की कि जी हमारे हिसाब से ये आपके हैं, तो भाई दे दो तुम मुझे। ये कौन से ठिकाने हैं? मेरी बेटी पूछ रही है पापा डू यू हैव एन ऑफिस? मैंने कहा बेटा वो तो सरकारी है। कह रही नहीं नहीं, एक है ऑफिस जिसका फोटो चल रहा था। बेशर्मो, शर्म करो, डूब मरो। इन लोगों को डूब मरना चाहिए, इन्होंने आज देश को क्या बना दिया है। मैंने इनको कहा यार एक बात बताओ, मैं 11 साल से एमएलए रहा, मेरे 11 साल के करियर में कम से कम 300 जेई एई एक्सीनो से मेरा पाला पड़ा होगा, कम से कम 5 दर्जन एसएचओ से मेरा पाला पड़ा होगा मेरे एरिया के अंदर, अलग अलग 5-6 थानों के अंदर, कम से कम नहीं तो 1,500 ठेकेदारों से मेरा पाला पड़ा होगा, कम से कम। एक से पूछ लो, कोई एक आ जाए ये कहने की हमने उससे पैसा लिया, एक आदमी 1,500 ठेकेदारों से काम कराया होगा एज एन एमएलए, 300 इंजीनियरों से पाला पड़ा होगा, और पता नहीं कितने लोगों से पाला पड़ा होगा कॉन्स्टिट्यूएंसी वालों से, कितनों से। एक आदमी ले आओ, कोई एक आदमी जो कह रहा हो कि भाई सौरभ भारद्वाज ने सड़क बनवाई थी, इतना पैसा ले लिया था, मैंने झूले लगवाए थे, इतना पैसा ले लिया था, इसका ये काम कराया था। अरे नंगा नाच हो रहा है। कोई क्यों ईमानदार रहेगा इस देश में? क्यों रहेगा कोई ईमानदार? तुम हर आदमी को चोर साबित करने में लगे हो। आप अपने देश की नींव को खराब कर रहे हो, आप अपनी जड़ें खराब कर रहे हो, क्योंकि आप किसी आदमी को ये क्रेडिट तक लेने दे रहे कि वो ईमानदार है। वो क्यों ईमानदार रहेगा इस देश में?